तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू रिवीजन में। और इसमें हम लोग एमसीक्यू के थ्रू पॉलिटी को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे और जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आज पहला दिन है, पहला लेक्चर है, तो मैं इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस को रखने का मैं प्रयास किया हूँ, जो कि बेसिक्स क्वेश्चन है, वो आप सबको मालूम होगा। ठीक है, तो इन बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल इजी है और इजी टू सॉल्व है। आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो है ये फंडामेंटल राइट से है और इसको पढ़िए। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है ये संविधान के किस भाग में मेंशन है, यही पूछा जा रहा है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जो मौलिक अधिकार है उनसे कौन सा भाग जो है संविधान का संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। इजी क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है, भाग 3 में जो है संविधान में, इसमें फंडामेंटल राइट्स का बात है। ठीक है, देखिए पार्ट 3, ये जो ऑप्शन बी आंसर है हम लोगों ने लगाया ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भाग 3 में फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों की बात है। और उसमें आर्टिकल कितना कवर करता है, आर्टिकल इसमें 12 से लेकर के 35 तक करता है, इसको कवर करता है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अनटचेबिलिटी जो है, जो अछूत है, अस्पर्श, जो ये एक मुझे हिंदी में नहीं मालूम कि इसको क्या कहता है, लेकिन अस्पृश्यता, जो जो अस्पर्शता, जो छुआछूत की जो भावना था उनसे, उसको कब खत्म किया गया, किस आर्टिकल में उसकी बातचीत है। तो विच आर्टिकल एबोलिशेस द अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी की बात है, जो छुआछूत का बात है, वो किस आर्टिकल में इसको खत्म किए जाने का बातचीत हुआ है। तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आप सबको मालूम हो जाएगा कि अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में जो है इसकी बातचीत है कि अनटचेबिलिटी, इसको पूरी तरह से इसको खत्म किया जाता है। और जो भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करेगा और जो भी इसका समर्थन करेगा वो जो है उसको पनिश किया जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 17 अबोलिशेस द अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट प्रैक्टिस पनिशेबल बाय लॉ। जो लॉ बना करके जो है इसको पनिश करने का बातचीत करता है और अनटचेबिलिटी को खत्म करने का, जो छुआछूत का भावना है, उसको खत्म करता है। कौन सा, आर्टिकल 17। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आप लोगों को देखना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। ये 4, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। ये आपको बताना है कि केंद्र सरकार जो होता है उनका संवैधानिक प्रमुख जो होता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का बातचीत हो रहा है, जो वो कौन होता है। तो आप सबको पता है ये प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को पता है कि भाग 5, पार्ट 5 में जो है इसका बातचीत है, पार्ट 5 में इसका बातचीत है। और आर्टिकल कहाँ, 52 से लेकर के 78 तक ये पार्ट 5 में इसका मेंशन है राष्ट्रपति के बारे में। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द, while प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द। जो प्रेसिडेंट है वो जो है डी जूरे पावर है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड है मतलब ये जो है इसके पास जो है ये एकदम से
आप ये कह सकते हैं इनको कि ये नॉमिनल हेड है, इनके पास पावर होते हैं, जो रियल डिफेक्टिव पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है, एक जो है नॉमिनल हेड होता है और दूसरा जो है एक रियल हेड होता है। ये जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं कौन? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डीपीएसपी के बारे में है। डीपीएसपी के बारे में मालूम होगा आप लोगों को, जो पार्ट 3 में जो है ये है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी का मेंशन पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो देश है, हम लोगों को पता है कि कई चीजें जो है दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करके वो प्रोविजन को लिया गया है, इंपोर्ट किया गया है, और इसको हमारे संविधान में निहित करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उस टाइम के, जो संविधान निर्माता थे, वो दुनिया भर के जो ब्यूटीफुल प्रोविजंस थे, जो महत्वपूर्ण लॉज ये सब थे दुनिया भर के संविधान में, उनसे लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको निहित किए हैं। तो ये आपको बताना है कि डीपीएसपी जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका है, कनाडा है, आयरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया। जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप लोगों को पता है कि ये हो जाएगा आयरलैंड, है ना। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी वर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डीपीएसपी को बोरो करा गया है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में पहले बात करेंगे। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और कौन सा संविधान के जो है अनुच्छेद है ये उपचार का प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है ये पहले बात को समझ लीजिए, और ये अगर ना हो तो फिर बाकी जो पहले हम लोग देख लेते हैं 21 में मेंशन है, या आर्टिकल 32 में मेंशन है ना। संविधान के आर्टिकल 32 में मेंशन है, ये एसेंस है, समझिए। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब मैं ये कहूँ कि जो सारे फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, है ना, ये आपका किसी भी राइट्स का उल्लंघन होता है ना, किसी भी राइट का उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली उसके लिए आप कोर्ट जाओगे, है ना, कोर्ट जाओगे। तो कोर्ट जो है उनको इन्फोर्स करेगा, और यही बात है कि अगर किसी भी संविधान के आर्टिकल जो आपको दिया गया है, संविधान में जो आपको राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ना, वो उसका अगर उल्लंघन कोई करता है, गवर्नमेंट करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, सरकार करती है, या कोई आपका व्यक्ति करता है, तो उसके लिए आपको रेमेडी है, उपचार है कि कोई आपको आपके राइट्स का उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से रीट इश्यू करता है इन्फोर्स करने के लिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ना। तो आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 में इसका बातचीत है कि अगर आपका संविधान का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इसके रेमेडी के लिए आप कोर्ट मूव कर सकते हैं, और वही बातचीत आर्टिकल 32 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और उपचार का जो बात है वो आर्टिकल 32 हो गया। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जो ये सब सिंपल चीजें हैं वो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर बाकी निकले नहीं। यही रीजन है कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देख सकते हैं
आर्टिकल होती, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस आर्टिकल को बोले थे कि ये हार्ट एंड सोल है ना, यही हार्ट एंड सोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, हार्ट एंड सोल है ये आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये इलेक्टेड बाय किसके द्वारा इलेक्ट होता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली और मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप लोगों को पता होगा है ना कि ये जो होता है इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर जो है इसमें भाग लेते हैं। मेंबर ऑफ द बोथ, संसद के दोनों सदनों का ये जो है भाग लेते हैं। मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। आपको ध्यान में रखना है नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर है दोनों हाउस में, आपको पता है वो जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है जो मेंबर को पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो बिल्कुल भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। और आप लोगों को पता है एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या अनुसूचित दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित कौन सा है। ये आप लोगों को पता है कि ये इसलिए लाया गया कि कोई भी एमएलए, एमपीज और जो भी पार्टी का मेंबर्स है हाउस में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इस पार्टी से उस पार्टी में फेरा बदली, अदला बदली ना कर सके। इन चीजों को और जो करप्शन उसमें हो रहा था उसको रोक लगाने के लिए इनको लाया गया था। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पर मेंशन है ना। तो आपको भी मालूम होगा। देखिए 8 शेड्यूल जो है ऑप्शन में है, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल और 11 शेड्यूल। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूल 10, 10वीं अनुसूची जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें ये मेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या कहता है देख सकते हैं। ये जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको इंक्लूड करा गया था, है ना, शेड्यूल 10 को। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मनी बिल जो है संविधान के ये पहले पढ़ लेते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, लोकसभा, अदर हाउस और ज्वाइंट सिटिंग। देखो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मनी बिल विधेयक, धन विधेयक हिंदी में देख लीजिएगा। धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत हो सकते हैं, जो मनी बिल धन विधेयक इसका मेंशन है आर्टिकल 110 में। 110 जो संविधान का आर्टिकल है उसमें मेंशन है वो कहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो वो आपको पता है ये केवल और केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है। राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है ना, राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है मनी बिल के रिगार्डिंग। 110 प्रोवाइड्स द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। ठीक है, हु अपॉइंट्स द, और उसके लिए मनी बिल के लिए मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना होता है। ठीक है, मनी बिल इंट्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो लोकसभा या राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा में तो हो नहीं सकता है, आप करोगे तो ये केवल लोकसभा में करोगे। और प्रेसिडेंट जो है इनसे आपको प्रायर परमिशन लेना होगा, पहले ही आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि और उसके बाद ही आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और दूसरी बात, मनी बिल है या नहीं है इसको कौन डिसाइड करता है। मनी बिल के रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मनी बिल है या नहीं है अंडर आर्टिकल 110, 110 के भीतर कौन सा मनी बिल है, धन विधेयक है, ये इसका सर्टिफिकेशन कौन करता है, स्पीकर करता है। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में है यहाँ पर। जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री देखिए, विधानमंडल है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय।
जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, आपको पता है कि ये राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं, है ना। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155 के थ्रू, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर होता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, जो जुडिशियल रिव्यू होता है भारत में, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो बातचीत है हमारे संविधान में, वो किस देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। यूके है, यूएसए, आयरलैंड, आपको पता है यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, यूएसए से जो है ये लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, और कनाडा से जो है जो सेंटर जो यूनियन को जो यूनियन है वो किस एक तो गवर्नर का जो कैसे अपॉइंटमेंट होगा, गवर्नर जनरल यहाँ पर अपॉइंट करते हैं जो प्रोविंस के गवर्नर होते हैं कनाडा में वो, और दूसरी ये बात है कि जो स्ट्रक्चर है कि एक पूरा यूनियन को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है प्रोविंसेस में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो ये भी बात कनाडा के आधार पे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ पर जो प्रोविजन है उनके अनुसार इंडिया में भी है, एक बड़ा सा यूनिट जो इंडिया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो उनके लिए हम लोग छोटे छोटे इसको मतलब प्रोविंस में बांटे हैं, मतलब स्टेट्स में इसको बांटे हैं। तो ये चीज भी कनाडा से इंस्पायर है, कैनेडियन मॉडल है। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। जो जुडिशियल रिव्यू की बातचीत है ये यूएस से लिया गया है, देख सकते हैं आप। allows the courts to examine the constitutional nationalities of the constitutional validity of the law। जो जुडिशियल रिव्यू अलाउज द कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, कोई लॉ है वो, देखिए जो जुडिशियल रिव्यू में भी दो बात होता है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है, ठीक है। ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो इंडिया में है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और जो यूएसए में है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। तो ये दो चीज ध्यान रखेंगे, यूएसए में जो है वो ड्यू प्रोसेस, इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें ये चेक करते हैं कि जो लॉ बनाया गया वो संविधान के अकॉर्डिंग है, कोई प्रोविजन को वायलेट तो नहीं करता है, किसी राइट्स को तो नहीं खत्म करता है, इन सब चीजों को इसमें देखा जाता है जुडिशियल रिव्यू में। और ये पावर किसके पास होता है, आपको पता है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है, बस दो के पास होता है, और किसी भी कोर्ट के पास ये नहीं ये पावर नहीं होता है। आपको स्टेटमेंट में हो सकता है कि इंडिया की जुडिशरी में सभी कोर्ट के पास जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ये स्टेटमेंट सरासर गलत होगा, ये झूठ होगा और स्टेटमेंट गलत होगा। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर जुडिशियल रिव्यू का है, ठीक है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये है रिट इशू कर सकते हैं, ये भी है। और आर्टिकल 13 जो है ये भी बात करता है कि जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है और या एक कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 जो है इसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की बातचीत है जुडिशियल रिव्यू की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी एंड दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज। हम लोग इस तरह से रिवाइज करेंगे और साथ में सीखते जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, चीज़ों का बार बार आपके आंखों के सामने ज़रूरी है, तभी जाकर के चीज़ें याद होती है, वरना भूल जाओगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।